So hello everyone. Now we are going to check out with the export goods valuation. ठीक है, हम क्या चेक करने वाले अभी? एक्सपोर्ट गुड्स का वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाना चाहिए. ओके, तो एक्सपोर्ट गुड्स का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो नॉर्मली इट वुड बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू. नॉर्मली इट इज द एफओबी वैल्यू. ठीक है, एफओबी वैल्यू. अब एफओबी वैल्यू कहाँ का लेना है? एफओबी वैल्यू ऑब्वियसली होता है एक्सपोर्टर के पोर्ट का वैल्यू. मतलब मान के चलो ये इंडिया है, यहां पर बनाता हूं. मान के चलो दिस इज इंडिया. ओके, यहां से गुड्स जाने वाले हैं जापान. ओके, सो यहाँ पर जो मेरे पोर्ट पर प्राइस होगी, ये मेरा पोर्ट है, इंडियन पोर्ट. सो दिस वैल्यू दैट इट इज कॉल्ड एज एफओबी वैल्यू. एंड ये वैल्यू ली जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी. ठीक है, इस वैल्यू के ऊपर सब कस्टम ड्यूटी वगैरह कैलकुलेशन करेंगे. ठीक है, इंपोर्ट के टाइम पर भी ये वैल्यू ली थी, तब ये हुई थी सीआईएफ वैल्यू. इंपोर्ट के टाइम पर हम इस वैल्यू को सीआईएफ बोलेंगे, एक्सपोर्ट के टाइम पर इसी वैल्यू को हम एफओबी वैल्यू बोलेंगे. क्योंकि एक्सपोर्ट का जो होगा, ठीक है, एक्सपोर्टर का जो स्टेट है, कंट्री है, ओके, यहाँ पर एफओबी एग्जिस्ट करता है. एफओबी एग्जिस्ट एट द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टर. प्लीज रिमेंबर दिस लाइन, एफओबी एग्जिस्ट एट द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टर. मतलब इंडिया से गुड्स जा रहे हैं तो इंडिया के पोर्ट पे जो वैल्यू होगा दैट इज कॉल्ड एज एफओबी वैल्यू. सो वी आर रिक्वायर्ड टू टेक एफओबी वैल्यू इनटू कंसीडरेशन. ठीक है, चलो रूल 2. ठीक है, अभी इसके अलग ही रूल्स है. वैल्यूएशन ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स, कस्टम वैल्यूएशन, ब्रैकेट में लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स रूल्स 2007. वहां पर क्या था? इंपोर्टेड गुड्स रूल्स 2007. यहाँ पर है एक्सपोर्ट गुड्स रूल 2007. ठीक है, अब ये रूल्स में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं. रूल 2, डेफिनेशंस. इन दिस रूल्स अनलेस कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, गुड्स ऑफ सेम काइंड एंड क्वालिटी. जो अपन ने उधर एग्जांपल लिया था मालूम है, जब ये रूल स्टार्ट किए थे अपन ने, जो वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स का रूल था, उसमें भी सेम था, सेम क्लास और काइंड और क्वालिटी. सो इसी तरीके से यहाँ पर भी है. गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी मीन्स द एक्सपोर्ट गुड्स विच आर आइडेंटिकल और सिमिलर. एकदम डिट्टो सेम भी चलेगा, या तो थोड़ा सा सिमिलर होगा तो भी चलेगा. इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी, रेपुटेशन. मतलब ऐसा नहीं कि चाइना वाले गुड्स को अपन ने जापान वाले से कंपेयर किया, ऐसा नहीं. ठीक है, सो इट शुड बी अप्रोप्रिएट क्वालिटी फॉर कंपैरिजन. एंड रेपुटेशन होना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक अनब्रांडेड को अपन ने ब्रांडेड के साथ कंपेयर किया. एज द गुड्स बीइंग वैल्यूड एंड परफॉर्म द सेम फंक्शंस और आर कमर्शियली इंटरचेंजेबल. कमर्शियली कोई भी यूज करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा होना चाहिए आपका प्रोडक्ट. उसको हम कहेंगे गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी. ठीक है, प्रोड्यूस बाय द सेम पर्सन और डिफरेंट पर्सन. सेम पर्सन अगर बना रहा है तो वो ले लेंगे, अगर सेम पर्सन नहीं बना रहा है देन डिफरेंट पर्सन का लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांजेक्शन वैल्यू. ट्रांजेक्शन वैल्यू जो अपन ने देखा था वही. ओके, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ. अब एक्सपोर्ट के केस में यहाँ पर एट द प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन लिखा हुआ है. ठीक है, एट द प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा. इंटरनेशनल ट्रेड का वैल्यू होना चाहिए. बायर एंड सेलर दे शुड नॉट बी रिलेटेड पार्टीज, एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन. ये सारे कंडीशन तो फुलफिल करने हैं. पर एक्सपोर्ट के केस में यहाँ पर प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन है, नॉट इंपोर्टेशन. इज दैट क्लियर? चलो अभी रूल्स देख लेते हैं एक बार. ये रहा, ये देखो. अच्छा, नीचे ही था. प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल. प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द गुड्स when sold when sold for export from India for delivery at the time and place of exportation. मतलब इंडिया का जो पोर्ट पे इसका प्राइस रहेगा दैट शुड बी कंसीडर्ड फॉर वैल्यूइंग योर एक्सपोर्ट गुड्स, नॉट सीआईएफ वैल्यू. सीआईएफ मतलब क्या हो जाएगा? जापान के में इंपोर्टेशन का कॉस्ट हो जाएगा. सो वो आपको यहाँ पर नहीं लेना है, आपको यहाँ पर एफओबी ही लेना है. इज दैट क्लियर? चलो अभी इसमें रूल्स है. रूल में डेफिनेशन अपना क्लियर हो चुका है, ट्रांजेक्शन वैल्यू मालूम है, रिलेटेड पार्टी जो पहले से कहा था वही है. ठीक है, आगे रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 क्या बोलता है? सब्जेक्ट टू रूल नंबर 8. अब यहां पर रूल 8 क्या है? रिजेक्शन ऑफ डिक्लेयर्ड वैल्यू. वहां पर क्या था? वहां पर रूल नंबर 12 था, यहां पर रूल नंबर 8 है.
The value of export goods shall be the transaction value. Transaction value means the price actually paid or payable for these particular transactions. Further, as per rule 3.2, the transaction value shall be accepted even where buyer and seller are related, provided relationship has not influenced the price. मतलब अगर मान के चलो कि आप और मैं रिलेटेड है, मैं इंडिया में हूं, आप दुबई में हो, ठीक है, हम दोनों रिलेटेड पार्टीज हैं, पर फिर भी ये प्राइस एक्सेप्ट किया जाएगा प्रोवाइडेड आई प्रूव टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर एंड प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स कि ये प्राइस हमारे रिलेशन की वजह से अफेक्ट नहीं हुआ है. इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. Rule 3.3 states that if value cannot be determined under provisions of Rule 3.1 and 3.2, the value shall be determined by proceeding rules 4 to 6 sequentially. अगर रूल 3 से आंसर आपका नहीं आ रहा है, दैट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू, देन रूल 4, रूल 5, रूल 6, ये 3 रूल आपको लगाने हैं. सबसे पहला आइडेंटिकल एंड सिमिलर गुड्स. ठीक है. As per rule 4.1, the value of export goods shall be based on the transaction value of goods like kind and quality exported or at about the same time to other buyers in the same destination country of importation, or in its absence another destination of country of importation, adjusted in accordance with provision of sub rule 2. ठीक है. सुनो ध्यान से. अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं टीवी, ठीक है, अब यहां पर जो टीवी मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, ऐसा मैंने कभी किसी को जापान वाले को एक्सपोर्ट नहीं किया. ठीक है. तो यहां पर सेम तो हो ही नहीं सकता. सेम टीवी प्राइस इज नॉट अवेलेबल. देन आई विल गो फॉर सिमिलर गुड्स. मतलब सोनी टीवी जैसा और कौन सा टीवी मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ जापान में? यहाँ पर उल्टा कैसे है, जापान में मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एलजी टीवी एक्सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं, जिसका कैरेक्टरिस्टिक सेम है, फीचर्स सेम है, सब कुछ सेम है, तो यहाँ पर वो वैल्यू ली जाएगी. इज दैट क्लियर? पर ये एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इंडिया से अगर जापान का वैल्यूएशन कर रहे हो, तो इंडिया से जापान का ही एलजी टीवी का वैल्यूएशन करोगे, नॉट नॉट इंडिया टू सिंगापुर का एलजी टीवी. यहाँ पर इंपोर्टेशन का कंट्री एक होना चाहिए. समझा क्या? ऊपर वाले केस में देखा ना, जापान में प्रोड्यूस होना चाहिए था, यहां पर भी इंडिया में प्रोड्यूस होना चाहिए था, एंड इट शुड बी सोल्ड एट द सेम कंट्री, बायर्स इन द सेम डेस्टिनेशन कंट्री ऑफ इंपोर्टेशन. ठीक है. और अगर सेम चीज जापान में बेचता ही नहीं कोई, देन वी कैन टेक अनदर डेस्टिनेशन कंट्री ऑफ इंपोर्टेशन एडजस्टेड इन अकॉर्डेंस विथ प्रोविजंस ऑफ रूल सब रूल 4.2. ठीक है. मतलब अगर इंडिया से सोनी टीवी कोई नहीं बेच रहा है, ना ही ऐसी कोई टीवी बेच रहा है इंडिया से जापान, तो यहां पर हम लोग इंडिया से सिंगापुर का प्राइस भी ले सकते हैं, प्रोवाइडेड वी आर डूइंग सम एडजस्टमेंट्स. एडजस्टमेंट क्या लेंगे अपन? कमर्शियल लेवल लेंगे, ठीक है, टाइम लेंगे, क्वालिटी कंपैरिजन लेंगे, ब्रांडेड वैल्यू लेंगे, देन कॉस्ट ऑफ फ्रेट वगैरह लेंगे, ये सब करेंगे. एक एग्जांपल लू, ज्यादा क्लियर हो जाएगा. मान के चलो यहां पर इंडिया है, यहां पर है जापान. ओके. आई एम गोइंग टू एक्सपोर्ट सम गुड्स टू जापान, सोनी टीवी एग्जांपल. ओके. अब इंडिया में से कोई भी इंसान जापान में सोनी टीवी नहीं बेच रहा. कोई भी इंसान सोनी टीवी नहीं बेच रहा. अगर बेच रहा होता तो हम लोग यही ले लेते. अगर ये कोई भी नहीं बेच रहा है, देन हम क्या करेंगे? इंडिया से जापान तक का एलजी टीवी मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, अबाउट सेम प्राइस होना चाहिए, अबाउट सेम टाइम होना चाहिए, कमर्शियल लेवल सेम होना चाहिए. अगर कमर्शियल लेवल सेम नहीं है तो उसको हम एडजस्टमेंट करेंगे. ठीक है. तो ये सब करने के बाद एलजी टीवी लेंगे. अगर एलजी टीवी भी जापान में नहीं जा रही है, सोनी टीवी भी नहीं, एलजी टीवी नहीं, कुछ भी नहीं, देन इन दैट केस वी कैन टेक इंडिया टू से एग्जांपल सिंगापुर. इंडिया टू सिंगापुर, इसका अगर सोनी टीवी का वैल्यू है अपने पास, तो ये वैल्यू हम लेंगे, प्रोवाइडेड वी आर गोइंग टू डू सर्टन एडजस्टमेंट. मान के चलो जापान तक अपने को पहुंचाने के लिए 10,000 रुपीज का कॉस्ट आता है, पर सिंगापुर पहुंचाने के लिए सिर्फ 5,000 का कॉस्ट आता है. तो यहाँ पर ये जो प्राइसिंग है ये अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा. देन वी कैन अराइव एट द एफओबी वैल्यू इन इंडिया. समझ में आई बात? सो फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी आइडेंटिकल. ऑब्वियसली सोनी है तो सोनी का लो, सोनी नहीं है तो जापान में सेल होता हुआ एलजी टीवी लो. अगर ये भी नहीं है, देन वी विल टेक एनी अदर डेस्टिनेशन कंट्री एंड वी विल बी एडजस्टिंग द प्राइस ऑफ दिस कंट्री टू द जापान सेल. ठीक है. तो फ्रेट का एग्जांपल दिया मैंने. जापान में बेचोगे तो फ्रेट 10,000, सिंगापुर में बेचोगे तो फ्रेट 5,000, उसके अलावा सब कुछ सेम है. सो यहाँ पर 5,000 माइनस करो, 10,000 ऐड करो. इज दैट क्लियर? ओके. यहाँ पर भी वही सब लिखा है. ठीक है. कौन से डेट का लेंगे अपन, कौन से डेट का एक्सपोर्ट्स कंपेयर करेंगे? अबाउट द सेम टाइम.
डिफरेंस इन कमर्शियल लेवल, मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूटर एक्सपोर्ट कर रहा है एंड मैं भी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ तो मैं उसका प्राइस एक बार को ले सकता हूँ। ठीक है, क्वांटिटी लेवल भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो 100 यूनिट एक्सपोर्ट कर रहा है एंड मैं 10,000 यूनिट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ एंड उसका प्राइसिंग मेरे इसमें ले लिया, दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट, difference in composition, quality and design between the goods to be assessed and the goods with which they are being compared, मतलब क्वालिटी लगभग लगभग सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई चाइना का टीवी एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। डिफरेंस इन डोमेस्टिक फ्रेट, याद है एग्जांपल दिया था अभी, सिंगापुर में बेचने का प्राइस, जापान में बेचने का प्राइस, दोनों में फर्क क्या है, फ्रेट। तो यहाँ पर फ्रेट का एडजस्टमेंट कर लेंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट द इंडिया जापान प्राइस। नेक्स्ट, कंप्यूटेड वैल्यू मेथड एकदम सेम है। इंडिया का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंडिया के चार्जेस, इंडिया का जो भी प्रॉफिट होगा, मतलब इंडिया वाला सेलर का प्रॉफिट, वो भी ऐड करेंगे, देन वी विल गेट द असेसेबल वैल्यू फॉर चार्जिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी। नेक्स्ट इज रेसिडुअल मेथड। रेसिडुअल मेथड यहाँ पर ये क्या कहता है कि अगर आपको ऊपर वाले रूल से आंसर नहीं आता है, देन व्हाट यू डू इज, आप लोग रूल 4 और 5 से आंसर नहीं आया, देन क्या करो आप लोग, रीजनेबल मीन्स कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल एंड जनरल प्रोविजंस ऑफ दिस रूल्स, मतलब रीजनेबल प्राइस लो। ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है आंसर आपको रूल 4 से रूल 5 से, देन यू टेक अ रीजनेबल प्राइस। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने एक्सॉर्बिटेंट हाई प्राइस डाल दिया, लो प्राइस डाल दिया, ऐसा कुछ भी मत करना। ठीक है, नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन बाय एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर को यहाँ पर डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि जो वैल्यू वो बता रहा है वो सही है। ठीक है, अगर वो बता रहा है कि यही वैल्यू है तो उसको वहां पर साइन करना पड़ेगा वेरिफिकेशन करके। नेक्स्ट इज रिजेक्शन ऑफ डिक्लेयर्ड वैल्यू। अगर ऑफिसर को लगता है कि आपने जो एक्सपोर्ट वैल्यू डिक्लेयर किया है वो गलत है, देन ऑफिसर हैज द पावर टू रिजेक्ट दिस डिक्लेयर्ड वैल्यू। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर कुछ ऐसे सिचुएशंस दिए हुए हैं कि ऑफिसर कैनॉट रिजेक्ट ऑन दिस ग्राउंड्स। ठीक है, कुछ ग्राउंड्स हैं उसके बेसिस पर ऑफिसर आपके वैल्यू को रिजेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पर पढ़ लेते हैं एक बार। If the proper officer has the reason to doubt the truth or accuracy of value of goods, then he can ask the exporter to furnish further documents. अब मैंने एक केस हैंडल किया था, मैं उसका डिटेल्स आपसे शेयर करता हूँ। यूएस में एक पार्टी को मतलब इधर एक इंडिया में महाराष्ट्र में एक एक्सपोर्टर है, यूएस में एक इंपोर्टर है, बरोबर। अब महाराष्ट्र वाला जो पर्सन है वो यूएस वाले को 1 करोड़ का सैंपल्स भेज रहा था। ठीक है, दिस इज प्रैक्टिकल केस, प्रैक्टिकल केस। 1 करोड़ का सैंपल भेजना था यूएस में। ओके, पर सैंपल का तो कोई पैसा नहीं आने वाला है। ओके, सैंपल का कोई पैसा नहीं आएगा। पर अगर यूएस वाला इसको इंपोर्ट करेगा तो यूएस वाले को अपने पोर्ट पर कस्टम्स ड्यूटी भरनी पड़ेगी, यूएस की कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ती है ना। तो यहां पर यूएस वाले ने बोला कि सर मैं आपको पेमेंट तो वैसे भी नहीं करने वाला, तो आप इस 1 करोड़ के बजाय लिख दो 1 लाख, सिर्फ 1 लाख लिखो। ओके, तो यहां पर मेरे क्लाइंट ने 1 लाख रुपया लिखा। ठीक है, बाद में कस्टम्स ऑफिसर ने पकड़ा एंड उसने पूछा कि सर आप 1 लाख रुपया कैसे लिख रहे हो, आपका गुड्स को देख करके तो लग ही नहीं रहा है 1 लाख का, ये तो करोड़ों के गुड्स लग रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर प्रॉपर ऑफिसर ने जो वैल्यू मेरे असेसी ने डिक्लेयर की थी उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जो गुड्स है उसके वैल्यू के साथ कमेंसुरेट हो ही नहीं रहा है प्राइस, तो यहां पर वो रिजेक्ट कर दिया। ओके, देन फिर हम लोगों ने उसको प्रूव किया कि ये सैंपल है, ये सैंपल्स है। ठीक है, सैंपल कैन बी एक्सपोर्टेड एट एनी प्राइस। यहाँ पर उसके बाद हमने चेक किया फेमा, फेमा में क्या रेगुलेशंस है। ठीक है, फेमा में है रेगुलेशंस, यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फेमा में कुछ गाइडलाइंस है, अलॉन्ग विद दैट एफटीपी में कुछ गाइडलाइंस है। ठीक है, यहाँ पर एफटीपी में क्या कहा जाता है, अगर आप सैंपल एक्सपोर्ट करते हो, देन आप स्टेटस होल्डर हो अगर, ठीक है, देन यू कैन एक्सपोर्ट दिस सैंपल्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट और रिड्यूस प्राइस अप टू सर्टन लिमिट। तो अगर उस लिमिट के अंदर है तो फिर जो भी वैल्यू आपने डिक्लेयर किया वो एक्सेप्ट हो जाएगी। एंड बाद में मेरे क्लाइंट का ये जो वैल्यू था ये एक्सेप्ट हो चुका। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर रिसीविंग सच फर्दर इंफॉर्मेशन और इन एब्सेंस ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ सच एक्सपोर्टर। अब यहाँ पर ना जो प्रॉपर ऑफिसर ने मेरे क्लाइंट से मांगा था वो क्या था, जो 1 करोड़ का गुड्स आप बेच रहे हो, ठीक है, जो सैंपल जा रहा है 1 करोड़ के वैल्यू का, ये आपका परचेज का बिल मेरे को लाके दो, प्लीज शो अस द परचेज इनवॉइस। अब परचेज इनवॉइस ऑब्वियसली 1 करोड़ के, सच्ची में करोड़ों के, तो करोड़ का गुड्स जो आपने परचेस किया है आप उसको 1 लाख में कैसे बेच सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या प्रूव किया, वी प्रूव देम कि अगला कंसाइनमेंट जब जाएगा,
ठीक है, अगला कंसाइनमेंट जब जाएगा वो जाएगा 100 करोड़ का, 100 करोड़ का। सो दिस 1 करोड़ वर्थ गुड्स इज जस्ट अ बिजनेस प्रमोशन एक्टिविटी सो एज टू गेट द एक्सपोर्ट ऑर्डर। अगर 100 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर चाहिए तो 1 करोड़ का सैंपल तो बेचना पड़ेगा ना, तो ही तो उनको पसंद आएगा एंड एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये सैंपल का जो सेल है इट कैन बी गिवन एट ₹1 लाख टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर। अभी वो कैसे सेटिस्फाई होते हैं मालूम है तुम लोगों को? सबको मालूम है, बताता कोई नहीं। सेटिस्फाई करना पड़ता है अपने को ऑफिसर को, गुड लक अमाउंट उसको लगता है। ठीक है, चलो समझा गुड लक अमाउंट? ओके, जाने दो। इफ रूल by itself does not this rule by itself does not provide a method of determination of value। ये जो रूल 8 है वो सिर्फ रिजेक्ट करता है वैल्यू को। ये रूल ये नहीं बताता कि वैल्यू कैसे करो, ये सिर्फ रिजेक्शन का रूल है। इज दैट क्लियर? द डिक्लेयर्ड वैल्यू शैल बी एक्सेप्टेड वेयर द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड। मैंने बोला ना, प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई हो गया। अबाउट ट्रूथ, कौन सा ट्रूथ? ऑफिसर कभी ट्रूथ से सेटिस्फाई नहीं होते, ऑफिसर सिर्फ विटामिन एम से सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है, चलो। एक्यूरेसी ऑफ डिक्लेयर्ड वैल्यू आफ्टर द सेड इंक्वायरी। ठीक है, द डिक्लेयर्ड वैल्यू शैल बी एक्सेप्टेड वेयर द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड। ये अपना हो चुका, सॉरी। पॉइंट नंबर 3, द प्रॉपर ऑफिसर शैल हैव द पावर्स टू रेज डाउट्स ऑन द डिक्लेयर्ड वैल्यू बेस्ड ऑन सर्टेन रीजंस। ठीक है, मतलब ये 3 रीजन के बिहाफ पर, ये 3 रीजंस के वजह से प्रॉपर ऑफिसर डाउट कर सकता है। ठीक है, क्या क्या है? सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन द वैल्यू। मैंने बोला था परचेस किया अपन ने 1 करोड़ में, पर सैंपल का सेल है इसके लिए 1 लाख में सेल किया, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट वेरिएशन था, तो इसीलिए ऑफिसर ने अपना केस को स्क्रूटिनी में लिया। नेक्स्ट इज कंपेरेबल क्वांटिटी, कंपेरेबल कमर्शियल ट्रांजेक्शन वेर असेस्ड। मतलब आपका सिग्निफिकेंट वेरिएशन है, ओके, इन कंपेरेबल क्वांटिटीज, कंपेरेबल कमर्शियल ट्रांजेक्शन। सो इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट वेरिएशन है, सिग्निफिकेंट वेरिएशन है, अग्रीड, बट यहाँ पर कंपेरेबल क्वांटिटी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एक्सपोर्ट 1000 कर रहा हूँ एंड आप लोग 100 यूनिट वाले एक्सपोर्टर से कंपेयर कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंट हायर वैल्यू कंपेयर टू मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स। अगर ये 1 करोड़ का, 1 लाख का गुड्स जो मेरे क्लाइंट ने सैंपल भेजा, अगर ये इंडिया में बेचता तो कितने में बेचता? ऑब्वियसली 1 करोड़ से ज्यादा। सो यहाँ पर इसको कहते हैं अपन सिग्निफिकेंटली हायर वैल्यू कंपेयर टू मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स। नेक्स्ट इज मिस डिक्लेरेशन इन द पैरामीटर सच एज डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी, क्वांटिटी एक्सेट्रा। मतलब जानबूझ के मैंने शिपिंग बिल पर गलत डिटेल्स लिखी, ठीक है, जिसके कारण वैल्यू कम आ गई तो एक्सपोर्ट ड्यूटी कम भरनी पड़े। सो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर कैन रेज डाउट्स ऑन योर असेस्ड वैल्यू, योर डिक्लेयर्ड वैल्यू। दैट्स इट विद दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।